सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का है सुचारू रूप से चल रहा होगा। देखिए विद्यार्थियों, मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं अंगर टाउन का रहने वाला हूँ। आपको पता है व्याकरण के कई महत्वपूर्ण प्रक्रम चल रहे हैं। उसी प्रक्रम में मैंने बताया था आपको शब्द और पद के बारे में। इससे पहले जो वीडियो तैयार की थी उससे मैंने बताया था कि वास्तव में शब्द क्या होते हैं, शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्द को आप किस प्रकार से जो है वो वर्गीकरण कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगा आपको इसके अंदर ही शब्दों का वर्गीकरण कि वास्तव में देखा जाए जो हिंदी भाषा के अंदर है, हिंदी भाषा के अंदर जो शब्द है उन शब्दों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से वर्गीकरण होते हैं, उसके बारे में विद्यार्थियों वीडियो लेके आया हूँ। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। विद्यार्थियों देखिए, आज का हमारा प्रकरण है शब्दों का वर्गीकरण। देखिए शब्द क्या होते हैं, मैंने बताया था शब्द होते हैं ध्वनियों या वर्णों के मेन या संयोग से क्या बनता है, शब्द बनता है। ध्वनियों या वर्णों के मेन से किसका निर्माण होता है भाई, शब्द का निर्माण होता है। किसका होता है, देखिए या तो क्या होगा भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां होगी या क्या होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ण होंगे। वो मिलके क्या बनाएंगे आपके सामने, वो आपके सामने मिलकर क्या कर देंगे, एक शब्द का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे, शब्द का निर्माण कर देंगे। ये मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उससे बताया था मैंने आपको कि वास्तव में शब्द का कैसे निर्माण होता है। शब्द के जो है वो परिभाषा के बारे में बताया था, कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी और यही बताया था कि शब्द का क्या होना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जब तक शब्द का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता उसे हम शब्द की श्रेणी में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि शब्दों का अभिप्राय यही है कि उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। जैसे मैंने एक उदाहरण भी दिया था आपको हाँ या ना के बारे में। अगर आपने हाँ कहा है तो वो भी शब्द के रूप में आएगा। ये कोई आवश्यक नहीं है कि शब्द में जो है वो ज्यादा हो, नहीं। शब्दों का जो वर्ण है, जो वर्ण आपस में मिलते हैं, उन वर्णों को मिलने आने के बाद में अगर कोई सार्थक अर्थ हमें पता चल रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, हम समझ पा रहे हैं, तो वो निस्संदेह क्या होगा, शब्द होगा। तो यहां से इसे पहले बताया था मैंने। अब देखिए विद्यार्थियों, शब्दों के अंदर शब्दों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखिए, जो हिंदी भाषा के अंदर शब्दों का आधार है वो तीन आधार पे बांध सकते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण है वो कितने आधार पर कर सकते हैं हम विद्यार्थियों, तीन आधार पर। याद रखिए, शब्दों का वर्गीकरण कर दीजिए, शब्दों के भेद कह दीजिए। शब्दों का भेद भी एक ही बात है, शब्दों का वर्गीकरण कह दीजिए, शब्दों के प्रकार कह दीजिए, एक ही अर्थ है विद्यार्थियों। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि शब्दों के जो भेद है या तो शब्दों का अर्थ है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है, बताइए। तीन प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से भाई, बताइए। तीन प्रकार से किया जा सकता है। कितने प्रकार से, अगर सीधा प्रश्न आ जाए कि शब्दों के भेद कितने प्रकार से, मतलब शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो तीन प्रकार से किया जाता है। कौन कौन सा, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना। उसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर फिर बनावट के आधार, बनावट का मतलब होता है कैसी उसकी संरचना है, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। और आखिर में है प्रयोग और परिवर्तन के आधार पर। आप उसका कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे परिवर्तन करते हैं, प्रयोग व परिवर्तन के आधार पर। प्रयोग व परिवर्तन के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आपने देखा कि जो शब्द है उन शब्दों का जो मुख्य रूप से जो वर्गीकरण है, शब्दों की जो मुख्य रूप से भेद है वो कितने प्रकार से किए जा सकते हैं, तीन प्रकार से किए जा सकते हैं। कितने प्रकार से किए जा सकते हैं, तीन प्रकार से किए जा सकते हैं। एक तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर, सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब क्या है, उत्पन्न होना। वास्तव में शब्द कहां से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदी जो भाषा है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी भाषा संस्कृत से निकली है। तो कुछ शब्द तो संस्कृत के वैसे वैसे आ गए, कुछ में परिवर्तन कर दिया। तो इस प्रकार से जो है वास्तव में शब्द उत्पन्न कहां से हुआ है, आप कह सकते हैं शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। इस प्रकार का वर्गीकरण आप पढ़ते हैं तो वो क्या होगा, उत्पत्ति के आधार पर होगा। दूसरा है बनावट के आधार पर। बनावट का मतलब होता है कि कैसी उसकी क्या करती है,
कैसा उसका आकार है, कैसी उसकी बनावट है, कैसी उसकी संरचना है, उसके आधार पर आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बनावट के आधार पर। और तीसरा आप पढ़ेंगे प्रयोग या परिवर्तन के आधार पर कि उसका प्रयोग कैसे करते हैं, शब्दों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वाक्यों के अंदर आप किस प्रकार से करते हैं, कैसे कैसे उन्हें परिवर्तन करते हैं उसके आधार पर। तो मुख्य रूप से देखिए, अगर आप पूछा जाए शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के भेद, तो शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग व परिवर्तन के आधार पर। अब देखिए, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि विद्यार्थियों को पता है पढ़ाने का और वीडियो तैयार करने का एक उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। तो साथ साथ में याद कीजिए आप लोग, शब्दों का वर्गीकरण चल रहा है, शब्द क्या होते हैं, शब्द की मुख्य परिभाषा क्या होती है, इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर मैंने जो है वो अपनी प्लेलिस्ट में रखी हुई है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी, मतलब टॉपिक का जहां से प्रारंभ हुआ था, जहां से आप जो है वो पढ़ना प्रारंभ करे थे शब्द के बारे में, तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। मुझे उम्मीद है आपको मिल जाएगी और आप देख लेंगे। और साथ साथ में याद कीजिए, अब चल रहा है शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के भेद। तो शब्दों के भेद जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और आप कह सकते हैं प्रयोग व परिवर्तन के आधार पर। अब देखिए, उत्पत्ति के आधार पर आप पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था हिंदी भाषा कहां से आई है विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा से आई है। तो यही उनकी उत्पत्ति है, यही शब्दों का उत्पन्न होना है, यहीं से शब्द जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो शब्दों के कितने प्रकार के भेद होते हैं, 4 प्रकार के भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो शब्दों के कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों, 4 प्रकार के होते हैं। और इन चारों के नाम भी आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं पेपर के अंदर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देसी, देसे जो विदेशी, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। उसके बाद में देशे शब्द, देसी शब्द जिसे हम बोलते हैं देशे शब्द, देसी भाषा के शब्द, देशी शब्द। और उसके बाद अगर आप बोल सकते हैं तो विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का मतलब होता है विदेशी भाषा से भी कुछ शब्द जो है वो हिंदी ने ग्रहण किया है, जिससे क्या होता है, भाषा का विकास होता है। प्रत्येक भाषा का विकास इस आधार पे होता है विद्यार्थियों की वो दूसरी भाषा से कितने शब्दों को अपने अंदर लेती है। तो निस्संदेह देखिए, तत्सम संस्कृत के शब्द याद कर लीजिए, तत्सम संस्कृत के शब्द वैसे के वैसे कहाँ आ गए हो भाई, हिंदी के अंदर आ गए हो। तो ये क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के शब्द बिना परिवर्तन किए वैसे के वैसे क्या आ गए हो भाई, हिंदी में आ गए हो, तो क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव, इनका रूप परिवर्तित कर दिया तो क्या होगा, तद्भव। देशज, देसी भाषा के शब्द अपने कह सकते हैं आम बोलचाल के शब्द, आम बोलचाल के शब्द होते हैं वो क्या है, देसी शब्द है। विदेशी शब्द, विदेशी भाषा के शब्द जो अपने हिंदी में रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक भाषा का विकास होता है कि दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में अपना लेती है, जिससे क्या है, शब्द को विस्तार देता रहता है, बढ़ता रहता है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। उत्पत्ति के आधार पर अगर बात की जाए तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के विद्यार्थियों, 4 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए, शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और रूढ़ यौगिक। बनावट के आधार पर 3 प्रकार के, बनावट का मतलब आकृति के आधार पर, बनावट के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। और कौन कौन से, रूढ़, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। देखिए, रूढ़ का मतलब होता है प्रचलित, जो भाषा में अब तक है उनको परिवर्तन नहीं किया गया है, 2 शब्दों से मिलकर बने वो क्या हो जाएंगे, यौगिक शब्द। 2 शब्दों के मिलकर बने हुए वो क्या हो जाएंगे, यौगिक शब्द। रूढ़ का मतलब जो हमारे मुंह पर कहते हैं फिक्स है, जो हमारे मुंह पे लगे हुए शब्द रूढ़ है, जिन्हें परिवर्तन नहीं हो सकता, वो हो जाएंगे। और योग, योग रूढ़ का मतलब दोनों से मिलकर बने हुए। और तीसरा क्या हो जाएगा, योग, योग रूढ़ शब्द, मतलब इनसे मिलकर बने हुए। किससे, रूढ़ से मिलकर बने हुए और योगी से मिलकर बने हुए। तो मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा कि पूछा जाए बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं, तो बनावट के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं कितने हो सकते हैं,
तीन भेद होते हैं। कितने भेद है भाई? तीन भेद है, और तीनों भेदों के नाम आपको निस्संदेह याद होने चाहिए। कौन से हो जाएंगे? ऊठ शब्द, यौगिक शब्द और योग उठ शब्द। ऊढ़ शब्द, यौगिक शब्द और क्या हो जाएगा? योग उठ शब्द। ऊढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग उठ शब्द। अब देखिए अंतिम जो है वो है प्रयोग व परिवर्तन के आधार पर। मतलब आप कैसे इन्हें प्रयोग करते हैं, कैसे इन्हें परिवर्तन कर सकते हैं, इसके आधार पर अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना पड़ेगा भाई? शब्दों के प्रकार बताने पड़ेंगे। इसके आधार पर जो है वो शब्दों के प्रकार मुख्य रूप से दो ही हो सकते हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। इसके आधार पर जो है मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? दो ही भेद हो सकते हैं। कितने भेद होते हैं विद्यार्थियों? दो भेद। और कौन कौन से? विकारी शब्द, पहला तो क्या हो जाएगा? विकारी शब्द, और दूसरा अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। तो देखिए प्रयोग व परिवर्तन के आधार पर अगर बात की जाए, प्रयोग व परिवर्तन के आधार पर, तो प्रयोग व परिवर्तन के आधार पर कितने भेद किए जा सकते हैं? दो भेद किए जा सकते हैं। कितने भेद? दो भेद। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और कौन सा हो जाएंगे विद्यार्थियों? अविकारी शब्द। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। विकारी शब्द और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अविकारी शब्द। तो देखिए अब तक मैंने आपको बताया है, एक बार दोबारा देखिए याद करने के हिसाब से। शब्दों का वर्गीकरण चल रहा है, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के भेद चल रहे हैं, और शब्दों के वर्गीकरण के अंदर तीन प्रकार के शब्दों का वर्गीकरण होता है। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर चार भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। बनावट या आकृति के आधार पर, आकार के आधार पर तीन भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग उठ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग उठ शब्द। प्रयोग व परिवर्तन के आधार पर दो भेद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अब देखिए विकार का मतलब क्या होता है? विकार का मतलब होता है परिवर्तन। अगर आप देखे जाए ध्यान से तो विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? यहां लिखा हूं विद्यार्थियों, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ऐसे शब्द जिनमें क्या हो? परिवर्तन होने की संभावना हो या परिवर्तित हो जाते, वो क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकार का मतलब ही परिवर्तन होता है, बदलाव। तो अगर ऐसे शब्द हिंदी के अंदर जिनमें परिवर्तन संभव या परिवर्तन होता है तो वो सब क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। उसके विपरीत क्योंकि ए लगा दिया है, ए लगाने का मतलब क्या है? विनोद शब्द हो गया है। अविकारी का मतलब जिनमें परिवर्तन न हो। ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन न हो वो क्या होते हैं? अविकारी। और विकार का मतलब परिवर्तन होते हैं ऐसे शब्द जिनमें क्या हो? परिवर्तन होने की संभावना हो या परिवर्तित हो सकते हैं, या परिवर्तन होते हैं, उनमें बदलाव होता है निसंदेह, वो क्या कहते हैं? विकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्दों की बात की जाए तो विकारी शब्द क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगर विकारी शब्द की बात की जाए तो विकारी शब्द क्या हो जाएंगे आपके सामने? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगर विकारी शब्दों का आगे फिर भेद कर दिया जाए तो निस्संदेह विकारी शब्द कितने हो जाएंगे? विकारी शब्द हो जाएंगे आपके सामने चार हो जाएंगे विद्यार्थियों। कितने हो जाएंगे? चार हो जाएंगे। संज्ञा, संज्ञा भी विकारी शब्द है, सर्वनाम भी विकारी शब्द है, विशेषण भी विकारी शब्द है, और क्रिया भी क्या है? क्रिया भी क्या है भाई विद्यार्थियों? विकारी शब्द है। तो अगर बात की जाए आगे तो इनके आगे कितने भेद हो जाएंगे? चार भेद हो जाएंगे। किनके भाई? विकारी शब्द के। तो देखिए विकारी शब्द के आगे चार भेद याद होने चाहिए आपको पूछने। तो कौन से हो जाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन से हो जाएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और संज्ञा क्या होती है विद्यार्थियों? जो नाम है वो संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर जो काम आते हैं विशेषण है, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं विशेषण है, और क्रिया का मतलब क्या है? काम होने का बोध, जिससे काम का पता चलता हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना, लिखना, बोलना, खेलना, उड़ना, चलना, घूमना, ये सब क्या है? क्रिया है। जहां कोई भी गति हो, कोई भी काम होने का बोध हो, वहां क्या होता है? क्रिया होती है। तो विकारी शब्द निसंदेह फिर से आगे जो है वो तीन प्रकार से आपको बताएं विकारी शब्द भी। कौन कौन से विकारी शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब बात की जाए अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द भी क्या है? इन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कह दीजिए, या इनका दूसरा नाम भी कई बार आता है अवयव। अवयव का मतलब वह का मतलब खर्च होता है।
जहां पे खर्च ना हो, जहां परिवर्तन न हो, एक ही बात है। अविकाई शब्द अवयव, अवयव का मतलब खर्च परिवर्तन, जहां परिवर्तन ना हो, जहां खर्च ना हो, वो क्या होते हैं? अवयव शब्द होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, अवयव होते हैं। तो विकाई अविकाई शब्द भी क्या होते हैं? 5 होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक और निपात। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक और निपात। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कौन कौन से होते हैं? 5 होते हैं। ये भी कौन कौन से हो जाएंगे? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया विशेषण। उसके बाद क्या हो जाएंगे आपके सामने? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंधों को बताने वाले, संबंध बोधक मतलब संबंधों को बताने वाले। निपात, निपात को बोलते हैं प्रत्यय, निपात को बोलते हैं प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब जहां जो देकर बंध दिया गया हो, जैसे तुम ये काम करो, तुमने ही ये काम करना है, तो ही यहाँ पे क्या है? निपात। अगर हम किसी भी काम को बहुत ही दबाव से कहें, पढ़ना है और तुमने ही पढ़ना है, तो ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। और संबंध बोधक का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच में, दो चीजों के बीच में क्या हो? संबंध को बताना। दो चीजों के बीच संबंध को बताना, वो क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। और सूक्ष्म समुच्चय बोधक क्या हो जाएगा भाई? समुच्चय बोधक का मतलब होता है समुच्चय के रूप में काम बताना। समुच्चय बोधक ये भी क्या है आपके सामने? क्या है विद्यार्थियों? अविकाई शब्द है। और अंतिम में जो बच जाता है वो बच जाता है विस्मादिक बोधक, विस्मादिक बोधक। ये भी क्या है विद्यार्थियों? ये भी अविकाई शब्द है। तो देखिए विद्यार्थियों, पूर्ण रूप से हिंदी के अंदर जितने भी शब्द आपको सामने दिखाई देते हैं, उन सभी शब्दों को बहुत ही विस्तार से और एक अच्छे चार्ट के माध्यम से, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद तक 5वां, तो 5वां शब्द है वो है विस्मय बोधक। 5वां जो शब्द है वो है विस्मय बोधक। मैं यहां लिख देता हूं, जो 5वां है वो है विस्मादिक बोधक, विस्मादिक बोधक। विस्मित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ऐसे शब्द जो हर्ष, प्रसन्नता, दुख, हाय, करुणा इत्यादि संबंधित हो, वो क्या कहते हैं? विस्मादिक बोधक। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये शब्दों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा, क्योंकि हिंदी के अंदर जितने भी शब्द दिखाई दे रहे हैं, उन सभी शब्दों को मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, और शब्दों का वर्गीकरण भी कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से होता है। मुख्य रूप से देखी जाए तो शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है विद्यार्थियों? 3 प्रकार से होता है। और 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रकार कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद में बनावट के आधार पर, प्रयोग व परिवर्तन के आधार पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है विद्यार्थियों, ये एक सारणी के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से मैंने आपको बताया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, शब्द के भेद बताया था, 3 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग व परिवर्तन के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। याद कर लीजिए, उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना। शब्द कैसे उत्पन्न होता है, शब्द का कैसे आप शब्द का निर्माण कर सकते हैं, कहां कहां से शब्द आए थे हिंदी के अंदर, वो उत्पत्ति है। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब आगे बात करें बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग शब्द। मुझे उम्मीद है याद हो गए होंगे, साथ साथ में याद कीजिए। प्रयोग व परिवर्तन के आधार पर 2 भेद: विकाई और अविकाई। 2 भेद: विकाई और अविकाई। विकार का मतलब परिवर्तन बताया, और अविकार का दूसरा को क्या कहते हैं? अवयव। जहां परिवर्तन होता है वहां विकाई शब्द, और जहां परिवर्तन नहीं होता वहां अविकाई शब्द। अब विकाई शब्द के फिर आगे 4 भेद। कौन कौन से? संज्ञा, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। विकाई शब्द के फिर आगे 4 भेद। कौन कौन से? संज्ञा, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। कौन से? संज्ञा, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। अविकाई शब्द, अविकाई शब्द के फिर आगे 5 भेद। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, निपात, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, निपात, समुच्चय बोधक और क्या हो जाएगा आपके सामने, समुच्चय बोधक और विषमा बोधक, और क्या हो जाएगा विषमा बोधक। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगली जो वीडियो लेके आऊंगा उससे बताऊंगा वास्तव में पद के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि शब्द जो टॉपिक था वो बहुत ही विस्तार से 2 वीडियो के माध्यम से समझाया है। एक वीडियो के अंदर तो शब्द की विभाषा क्या है, कैसे कैसे जो है वो किन शब्दों को अपने शब्द किन किन वर्णों से मिले हुए अक्षरों को हम शब्द के रूप में लेते हैं वो बताने का प्रयास किया। इस वीडियो के माध्यम से मैंने हिंदी के अंदर जितने भी शब्दों के भेद हैं उन भेदों को कैसे कर सकते हैं, कहाँ तक है, आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास किया है विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे जैसे ही समय मिलता है वैसे वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो तुरंत क्या मिल जाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य क्या चल रहा है, सुचारू चल रहा है। तो खूब पढ़िए विद्यार्थियों, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।